नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टी विद्भूषण पर। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि घटना चक्र की पुस्तक से सामान्य विज्ञान में हम आपको भौतिक विज्ञान के प्रश्नों को आज की इस वीडियो में लिया है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि सामान्य विज्ञान का बहुत ही अहम रोल रहने वाला है आपके एग्ज़ाम में। तो कई सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बिहार शिक्षक भर्ती के लिए। आपको जो ऑप्शन होंगे 5 ऑप्शन दिए जाएंगे हर एक प्रश्न के लिए। उसमें भी हम आपको दिखाएंगे कैसे आपको ऑप्शन मिलेंगे। माइनस मार्किंग भी है, फर्स्ट पेपर में कोई माइनस मार्किंग नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो सामान्य विज्ञान में हम शुरुआत कर रहे हैं आज से भौतिक विज्ञान के प्रश्नों को। पहले प्रश्न से हम शुरुआत करेंगे। थोड़ा सा हम इसको पेज को बड़ा करते हैं, जिससे आपको हर एक प्रश्न बखूबी अच्छी तरीके से दिखाई दे। ये आपकी जो घटना चक्र की पुस्तक है उसके सभी प्रश्न हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं पहले प्रश्न से। निम्न तत्वों में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो ये आपको याद रखना है। इसका कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपके पुस्तक में दिया जाता है उसको भी आपको याद रखना है। जैसे कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। यहाँ से एक बातें आपको ये याद रखनी है कि हाइड्रोजन का अगर परमाणु क्रमांक पूछा जाता है तो आपको एक याद रखना है। साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक जिसको हम प्रोटियम भी कह सकते हैं, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। भारी हाइड्रोजन समस्थानिक जिसको ड्यूटेरियम कहा जाता है, इसमें आपकी एक न्यूट्रॉन होता है। जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक जिसको ट्राइटियम कहा जाता है, इसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला प्रश्न एंगस्ट्रॉम की इकाई आपको बतानी है। तो ये तरंगदैर्घ्य की इकाई है। तरंगदैर्घ्य का मापन हम एंगस्ट्रॉम में करते हैं। तो ये पैमाना आपको याद रखना है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ये बातें सभी को पता होंगी। इसको लाइट ईयर भी कहते हैं। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। मान लीजिए यहाँ पे प्रकाश वर्ष ना लिख करके सीधे तौर पे लाइट ईयर हिंदी में ऐसे लिखा हुआ मिले, तो ये बातें ध्यान रखनी है कि इस तरह भी प्रश्नों को बनाया जा रहा है आजकल के इस कंपटीशन के दौर में। तो लाइट ईयर लिखा मिले आपको, या प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है या लाइट ईयर किसकी इकाई है, तो आपको याद रखना है ये दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर आपको याद रखना है, यानी कि 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर एक प्रकाश वर्ष में होता है। अगला प्रश्न है आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। तो आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। ये बातें यहाँ से याद रखनी है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। इससे कम या इससे अधिक ध्वनि को नहीं सुन सकता है। तो यहाँ से ये बातें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 पर आ जाते हैं। घड़ी में प्रयोग होने वाली कार्टज क्रिस्टल होते हैं, तो ये आपके सिलिकॉन डाइऑक्साइड के होते हैं। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो दिया जाता है इसको भी आपको ध्यान देना है। वीडियो को बहुत स्पीड में करके ना देखिएगा, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट जो दिया गया है इस पुस्तक में उसे आप समझ सकें, ताकि काफ़ी समय तक आपको याद रखें। घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्टज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड या SiO2 होते हैं। यद्यपि प्रकृति रूप में इनसे कुछ रॉक क्रिस्टल और राइनस्टोन के रूप में पाए जाते हैं, वस्तुतः जिनका वाणिज्यिक रूप से उपयोग होता है वे मानव निर्मित होते हैं। कार्टज क्रिस्टल का प्रयोग रेडियो टेलीविज़न में भी किया जाता है। तो कार्टर जो ये क्रिस्टल है इसका प्रयोग घड़ी में तो होता ही है, साथ में आपको याद रखना है रेडियो टेलीविज़न में भी किया जाता है कार्टज क्रिस्टल का प्रयोग।
अगला प्रश्न है हार्टज में क्या माना जाता है। वहाँ पे एक हार्टज से अलग टाइप का क्वेश्चन था कि कितने से कितने डेसिबल तक ध्वनि मनुष्य सुन सकता है, लेकिन यहाँ प्रश्न आपसे किया गया है कि हार्टज में क्या माना जाता है, मापा जाता है होना चाहिए था। थोड़ा सा हमें इसमें डाउट लग रहा है, तो इसको आप सही कर लीजिएगा। क्या मापा जाता है, तो ये आवृत्ति मापी जाती है। इसके पहले के प्रश्न में हमने आपको दिखाया आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हार्टज होता है। हार्टज में आवृत्ति मापा जाता है, इसमें संकेत HZ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक सामान्य मनुष्य 20 हार्टज से 20,000 हार्टज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। तो यहाँ से ये बातें आपको याद होनी चाहिए। ये आपका 2019 में पूछा गया प्रश्न था BPSC द्वारा, और इसी प्रश्न को दूसरी टाइप से पूछा गया था 2018 में। ये बातें आपको यहाँ से ये दर्शाती हैं कि जो प्रश्न है आपका, इसकी प्रकृति को थोड़े से फेरबदल में BPSC उसको 18 में भी पूछा था, 19 भी में उसी को पूछा है। तो उसी प्रश्न को पूछता है, लेकिन थोड़ी सी फेरबदल आपको देखने को मिलती है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और BPSC आपका एग्ज़ाम लेगा, उसने सीधे तौर पे आपसे कहा है, आप देख भी सकते हैं नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जो आपका कठिनाई का स्तर होगा, भले ही आप 1 to 5 टीचर के लिए आपने फॉर्म भरा है, लेकिन जो कठिनाई का स्तर होगा आपका ग्रेजुएशन स्तर तक का होगा। ये बातें आपको याद रख के आपको तैयारी करनी है। विद्युत शक्ति की इकाई आपको बतानी है क्या होता है। तो विद्युत शक्ति की इकाई जो होती है वो वाट होती है। विद्युत शक्ति P बराबर कार्य बटे समय होता है। तो यहाँ से ये सूत्र भी आपको याद रखना है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा आपको बतानी है। तो 39 एंगस्ट्रॉम से आपका 7600 एंगस्ट्रॉम होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा तो आपको याद रखना है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम। देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये दृश्य स्पेक्ट्रम जो प्रकाश है ये होता क्या है। तो दृश्य स्पेक्ट्रम के संबंध में कोई निश्चित सीमा रेखा निर्धारित करना कठिन है। यह व्यक्ति की उम्र, आँखों की क्षमता, प्रकाश स्रोत की दूरी एवं तीव्रता आदि बातों पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर इसकी सीमा 320 नैनोमीटर से 860 नैनोमीटर यानी कि एंगस्ट्रॉम में यह मान 3200 एंगस्ट्रॉम से 8600 एंगस्ट्रॉम होगा। तो 860 नैनोमीटर तक मानी जाती है। नैनोमीटर की बात करते हैं तो एंगस्ट्रॉम की अगर बात करते हैं तो यह 3200 से 8600 एंगस्ट्रॉम तक होता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसकी सीमा 380 से 700 नैनोमीटर बताता है। NCERT की पुस्तक में इसकी सीमा 400 से 700 नैनोमीटर लिखी गई है। तो आप लोगों को NCERT के तर्ज पे चलना है, तो दोनों बातें आपको याद रखनी हैं। अतः परीक्षार्थी प्रश्न के विकल्पों में जो भी हमारे विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादातर NCERT की बातों को याद रखना है जो NCERT बुक में दिया गया है। तो जो निकटतम परास मान है उसको आप उत्तर के समय में चयन कर सकते हैं कि आपका क्या होगा। 400 से 700 700 दिया गया है तो आप इसे चयन कर सकते हैं, नहीं तो वो भी बातें आपको याद रखनी है जो ऊपर दी गई हैं। तो निकटतम जो आपका उत्तर होगा उसे आपको टिक करना है। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है। तो सौर विकिरण आपका 400 से 700 नैनोमीटर कह सकते हैं, जो आपका संकेत लिखा गया है NM। तो आपको ये बातें घबरा नहीं सकती हैं, आपको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है। तो 400 से 700 नैनोमीटर ये बात कही गई है यहाँ, जो संकेत आपको दिया गया है। आर्द्रता की बात करते हैं। आर्द्रता आपका किस उपकरण से मापी जाती है। हर एक एग्जाम में आपको देखने को ये प्रश्न मिला होगा, लेकिन यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट है कि ये आपका हाइग्रोमीटर है। ये जो आर्द्रता मापने का उपकरण है हाइग्रोमीटर इसको कहते हैं। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है।
हाइड्रोमीटर से द्रवों जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन किया जाता है। जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ी सी समस्या होने के कारण वीडियो आप लोगों को नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि काफ़ी दिक्कतों का सामना हम झेल रहे थे। जैसे ही समस्याएं खत्म हो गई हैं धीरे धीरे से, फिर से उसी यथास्थिति में हम वीडियो को आप लोगों के बीच प्रोवाइड करेंगे। तो जो चीज़ें बीत गई हैं उसको हम दोहराना नहीं चाहते हैं। काफ़ी समस्या हुई थी, इस बात को हम आपको बता नहीं सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको ये हो सकता है कि मेरी वीडियो आपको नहीं मिल पा रही थी, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। दाब की इकाई क्या है ये आपको बतानी है। तो दाब की जो इकाई है न्यूटन मीटर होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ का आपका सही जवाब होता है। किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब आपका एक अदिश राशि है। तो सीधे तौर पे ये भी प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में कि दाब आपका कैसी राशि है, तो आपको याद रखना है दाब आपकी एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। तो यहाँ से कई चीज़ें आपको मिल जा रही हैं जो इस पुस्तक में एक्स्ट्रा फैक्ट्स के रूप में आपको दी गई हैं। सारी बातें धीरे धीरे से आपको याद हो जाएंगी, बस आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया ग्रुप हो, वहाँ पे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दाब का मात्रक आपको बताना है। इसके पहले के प्रश्न में हमने आपको पढ़ा था, लेकिन बीपीएससी ने क्या किया था, इसके पहले आपके एग्ज़ाम को पूछा था। 2019 में ये पूछा गया है और 2018 में इसको पूछा गया है। तो दोनों प्रश्न आपके सेम हैं, लेकिन अलग अलग सत्र में इन्होंने उसी क्वेश्चन को दोहराया है। तो इस बात से आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि बीपीएससी आपका जो एग्ज़ाम ले रहा है उन्हीं प्रश्नों को दोहराता है, क्योंकि आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं कि 18 में भी पूछा गया और 19 में भी यही प्रश्न पूछा गया। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ई करेक्ट जवाब हो जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी पैमाना नहीं दिया गया है जो दाब का मात्रक होता है। दाब का मात्रक आपका पास्कल होता है, हम कह सकते हैं। यहाँ से हम आपको फिर से दिखाना चाहेंगे, इसकी इकाई न्यूटन होती है, न्यूटन वर्ग मीटर। तो यहाँ से केवल न्यूटन आपको याद नहीं रखना है, नहीं तो आपका जवाब गलत हो सकता है। और यहाँ पे ये दाब जो है एक अदिश राशि है, ये भी आपको याद रखना है। और दाब का मात्रक जब भी आपसे पूछा जाए न्यूटन मीटर स्क्वायर याद रखना है, ना कि न्यूटन, क्योंकि बल आपका मात्रक न्यूटन होता है। यहाँ से आपका ये जवाब गलत हो जाएगा, तो थोड़ा सा धैर्यपूर्वक आपको याद रखना है। न्यूटन मीटर स्क्वायर को पास्कल कहते हैं, तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो अब बढ़ेंगे नेक्स्ट अगले प्रश्न पर। देखिए, आपके एग्जाम को बीपीएससी ले रहा है, तो ज़्यादा आपको इसी में फोकस करना है जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, चाहे वो आपका साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो। साइंस में आपका चाहे जीव विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, भौतिक विज्ञान हो, तो हर एक कंसेप्ट को आपको ऐसे क्लियर करना है जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अदिशी राशि है? तो अदिश राशि आपका दाब है। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ी सी जो जानकारी दी गई है आपकी पुस्तक में, इसको भी जान लेते हैं। वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियाँ कहलाती हैं। तो यहाँ से ये परिभाषा आपको मिल जाती है कि सदिश राशि की क्या होती है। सदिश राशि वो होती है जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पे आपको याद रखना है बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग। और जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती है, उन्हें हम अदिश राशियाँ कहते हैं। तो यहाँ से दो परिभाषाएं आपको दी गई हैं सदिश और अदिश राशि के बारे में। दोनों परिभाषाएं आपको याद रखनी हैं। और उदाहरण के में जो आपको ये आयतन, दाब, चाल, दूरी, ये जो राशियाँ दी गई हैं इनको भी याद रखना है। कौन सी राशियाँ सदिश हैं, कौन सी अदिश हैं। तो यहाँ से ये जो फैक्ट्स है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 से 2 बार देखिएगा, अच्छे से आपको याद हो जाएगा। अगर आपने इस बुक को लिया है तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। जब आप बुक को पढ़ते पढ़ते थक जाएं तो वीडियो को देखना शुरू कर दें, तो हर एक
जो भी चीज़ें आपको भूल रही होंगी अच्छे से याद हो जाएंगी। अगला प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो विकृति जो दी गई है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी का, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। किसी वस्तु की बीमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल बीमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। तो यहाँ से आपने जान लिया है कि विकृति क्या होती है। विकृति वो होती है जो किसी वस्तु की बीमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल बीमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक बीमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ से आपको सही कथन चुनना है। सही कथन, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम व आवृत्ति सबसे अधिक, जबकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक तथा आवृत्ति न्यूनतम होती है। तो ये बात तो आपको सभी लोगों को पता होगा, काफ़ी समय से तैयारी कर रहे होंगे तो, वरना हम चलते हैं इसके बातों पे जो कथन दिया गया है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम होता है। तो सीधे तौर पे यहाँ से गलत होगा, क्योंकि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है, ये बात भी यहाँ गलत होती है। बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पीले प्रकाश से ज़्यादा है, तो ये भी कथन आपका गलत दिया गया है। यहाँ से दो कथन आपको याद रखना है। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम, आवृत्ति सबसे अधिक होती है, जबकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और आवृत्ति न्यूनतम होती है। तो अगर आप यहाँ से दो बातें याद रखने हैं, फिर से अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न दोहराता है तो आपको इसको सॉल्व करने में बहुत ही सुविधा होगी। अगला प्रश्न है, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है। तो ये सुंदर रंग जो दिखाती है, इस घटना का कारण आपको बताना है क्या होता है। ये आपका होता है प्रकाश का व्यतिकरण। तो दिन में पानी पर साबुन की जो फिल्म प्रकाश किरणों के व्यतिकरण के कारण अनेक रंगों की और सुंदर दिखाई देती है। तो ये जो इंटरफेस है, व्यतिकरण है, ये आपके प्रकाश किरणों के जो दिन में आपके फिल्म पे पड़ती है साबुन के, वो आपकी अनेक रंगों की सुंदर दिखाई देता है, केवल व्यतिकरण के कारण, इंटरफेस के कारण। अगला प्रश्न है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। ये आपका न्यूक्लियस कहलाता है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा नाभिक या न्यूक्लियस कह सकते हैं। नाभिक या न्यूक्लियस या आपका परमाणु का केंद्रक होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन अवस्थित रूप में न्यूक्लियन कहलाते हैं। तो ऐसे भी प्रश्न बनते हैं कि न्यूक्लियन किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स है, इसको अच्छे ध्यान से आपको ध्यान देना है, दिमाग में सेट कर लेना है, क्योंकि जो चीज़ें आपको दी गई हैं इस पुस्तक में बहुत ही बेहतरीन चीज़ें हैं और आपको आपकी तैयारी को बेहतर बनाती हैं। प्रोटॉन धनात्मक आवेश युक्त मूलभूत कण है। न्यूट्रॉन उदासीन होता है। तो यहाँ से कई चीज़ें आपको मिल रही हैं। न्यूट्रॉन उदासीन होता है। प्रोटॉन आपका धनात्मक जो आवेश युक्त मूलभूत कण है, जिस कारण नाभिक यानी न्यूक्लियस कह सकते हैं, जिसको हम धनावेशित होता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आपको याद रखना है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.672 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। इसकी खोज क्रमशः अर्नेस्ट रदरफोर्ड तथा जेम्स चैडविक द्वारा की गई थी। तो यहाँ से 3-4 बातें आपको मिल रही हैं, यानी कि आपके एग्जाम में हम कह सकते हैं 4 से 6 क्वेश्चन इसी पॉइंट से बन सकते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो इस पुस्तक में एक्स्ट्रा फैक्ट्स के रूप में दिया गया है, तो इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं। अगर एक ठोस सीधे गैस में परिवर्तन हो रहा है तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अब यहाँ देख लेते हैं जो आपका एक्स्ट्रा चीज़ें दी गई हैं। एक्स्ट्रा चीज़ें में ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तथा गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। ये ऊर्ध्वपातन प्रक्रम है जिसे आपको याद रखना है। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं कहलाता है। तो
त्रिक बिंदु कहते हैं इसको, जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रहती हैं। देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स से। एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो है आपका वो कह रहा है कि वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं त्रिक बिंदु ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। उदाहरण के रूप में 611.657 पास्कल आंशिक वायुदाब पर 273.16 केल्विन कह सकते हैं 0.01 सेंटीग्रेड जल का त्रिकी बिंदु है, जिस पर द्रव, जल, ठोस, बर्फ और जल वाष्प एक साथ पाए जा सकते हैं। देखिए, जो भी चीज़ें दशमलव के बाद में होती हैं उसे आपको एक एक करके पढ़ना होता है, ये बातें आपको याद रखना है। उसको एक साथ नहीं पढ़ा जाता है, अगर एक साथ पढ़ते हैं तो आप गलत है। यहाँ से अगला प्रश्न देखते हैं। कॉस्मिक किरणें के बारे में आपको बताना है। कॉस्मिक किरणें क्या होती हैं? तो कॉस्मिक किरणें विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। ये उच्च ऊर्जा की आवेशित कण हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। तो कॉस्मिक किरणें विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। तो कॉस्मिक किरणों के बारे में ये जानकारी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? तो ये जनरेशन से संबंधित होता है, जो ये G लगा होता है 2 के पहले, यानी कि 2G के बाद जो आपका G है या 3G के बाद है 5G आपका जनरेशन को इंडिकेट करता है। 2G आपका दूसरी पीढ़ी को बेतार संचार प्रौद्योगिकी है। अगर उसमें 3G लगा है तो आप तीसरी पीढ़ी कह सकते हैं, 4G लगा है तो चौथी पीढ़ी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जो आपका G लगा हुआ है वो आपका जनरेशन अर्थात पीढ़ी के लिए प्रयुक्त किया गया है। इस प्रश्न में हम देखते हैं राडार का आविष्कारक कौन है? तो राडार का आविष्कारक रॉबर्ट वाटसन है। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट जवाब होता है। स्कॉटिश भौतिकविद रॉबर्ट वाटसन वाट ने वर्ष 1935 में पहली प्रायोगिक राडार, जिसको रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग कहा जाता है, इसकी व्यवस्था का विकास किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में इस व्यवस्था का उपयोग हवाई हमलों से पूर्व सचेत करने के लिए किया गया था। तो राडार का फुल फॉर्म में आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, गॉड पार्टिकल आपको बताना है क्या है? ये हिग्स बोसान है, ऑप्शन नंबर बी। हिग्स बोसान एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना वर्ष 1964 में की गई। इसका प्रायोगिक सत्यापन 14 मार्च 2013 को किया गया। वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया द्वारा अक्सर इस कण को ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल उपनाम से संदर्भित किया जाता है। हिग्स बोसान कण की खोज करने वाले वैज्ञानिकों को जोड़ी ब्रिटेन के पीटर डब्ल्यू हिग्स तथा बेल्जियम के डब्ल्यू एंगलट को वर्ष 2013 के भौतिक विज्ञान के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है। कुछ ऐसे भी नाम होते हैं जिनको थोड़ा सा लेने में कठिनाई हो सकती है, सभी को हो सकती है, कोई नई बात नहीं है। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो सन 1930 में सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। हमने जैसे आपको बताया था कि थोड़ी सी समस्या में हुई थी, तब से कई चीज़ों का दिक्कत हमें हो रहा है, थोड़ी सी समस्याएं रह गई हैं जो समय के साथ दूर हो जाएंगी। भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। उन्हें 1930 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। अन्य नोबेल पुरस्कार जो इस फैक्ट्स में दिया गया है, तो हम इसको एक एक करके देख लेते हैं। तो यहाँ से ये बातें आपको याद रखनी है कि भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। उन्हें 1930 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। अन्य नोबेल पुरस्कार जो दिए गए हैं उनको भी हम एक एक करके देख लेते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर, इनको साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था 1913 में। सीवी रमन जी को दिया गया था भौतिक के क्षेत्र में 1930 ईस्वी में। हरगोविंद खुराना जी को दिया गया था चिकित्सा के क्षेत्र में
1968 ईस्वी में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को दिया गया था भौतिकी के क्षेत्र में 1983 ईस्वी में। मदर टेरेसा जी को दिया गया था शांति के क्षेत्र में 1979 में। हम नोबेल पुरस्कार की बात कर रहे हैं और उसके वर्ष की बात कर रहे हैं और व्यक्ति जिन्होंने पाया है। अमर्त्य सेन को दिया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में। कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था शांति के क्षेत्र में 2014 में। अभिजीत बनर्जी को दिया गया था अर्थशास्त्र में 2019 में। अगला जो प्रश्न है उस बारे में हम कल अगली वीडियो में आपको कराएंगे, ताकि वीडियो बहुत ही अधिक लंबी ना हो। तो 25 नंबर क्वेश्चन से आपको कल की जो हमारी वीडियो होगी उसमें देखने को मिलेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तभी आप वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।